अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 111 की लेक्चर 17 स्टडी करेंगे और हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है काम के साथ डिसीजन लेने का हक भी किसी और को देना। सिर्फ ये कह देना कि काम करो काफी नहीं होता। अगर काम दिया है तो उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, वरना बंदा जिम्मेदार तो होगा लेकिन उसके पास काम करने की पावर नहीं होगी। एक सिंपल सी एग्जांपल लो। अगर स्कूल में मॉनिटर को क्लास मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए लेकिन उसको ये ना बताया जाए कि वो किस हद तक डिसीजन ले सकता है, तो उसके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट में डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब डेलीगेशन को एक पूरे प्रोसेस की तरह समझते हैं। ये रैंडम चीज नहीं होती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को डिटरमिन करना, यानी हर पोजीशन से ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिजल्ट चाहिए पहले ये क्लियर किया जाता है। जब रिजल्ट ही क्लियर ना हो तो काम भी क्लियर नहीं होता। दूसरा स्टेप है टास्क्स असाइन करना। इस स्टेज पर हर पोजीशन को स्पेसिफिक ड्यूटीज और एक्टिविटीज दी जाती हैं, यानी किसने क्या करना है ये डिफाइन होता है। तीसरा स्टेप है अथॉरिटी डेलीगेट करना। यहाँ मैनेजर सिर्फ काम नहीं देता, बल्कि उस काम को पूरा करने के लिए डिसीजन लेने का हक भी देता है। इसी से एम्प्लॉय प्रैक्टिकल तौर पर काम कर पाता है। और आखिरी स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना, यानी जिस पर्सन को काम दिया गया है उससे टास्क कंप्लीशन की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। तो पूरा फ्लो ये बना, पहले रिजल्ट क्लियर हुआ, फिर टास्क मिला, फिर अथॉरिटी दी गई और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई। नोट्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। इसका मतलब है अथॉरिटी को सही तरीके से देने का मेथड। हर मैनेजर डेलीगेशन करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इफेक्टिव डेलीगेशन तब होती है जब मैनेजर इस काम को समझ कर करे। कई दफा प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं होती, प्रॉब्लम मैनेजर के पर्सनल एटीट्यूड में होती है। यानी मैनेजर खुद अथॉरिटी देना नहीं चाहता या सही तरह से देना नहीं जानता। इसी वजह से डेलीगेशन वीक हो जाती है। सोचो, अगर कोई मैनेजर हर छोटी बात खुद डिसाइड करना चाहे तो टीम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का वेट करेगी। ऐसे इन्वायरमेंट में स्पीड भी कम होती है और लोग ग्रो भी नहीं करते। इसलिए डेलीगेशन एक स्किल भी है और एक एटीट्यूड भी। अब देखते हैं वो पर्सनल एटीट्यूड्स जो डेलीगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहली चीज है रिसेप्टिवनेस। इसका मतलब है मैनेजर का तैयार होना कि सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन लेने का चांस दिया जाए। अगर मैनेजर हर वक्त बोले कि सिर्फ मेरी ही बात चलेगी, तो डेलीगेशन नाम की चीज बचेगी ही नहीं। दूसरी चीज है विलिंगनेस टू लेट गो। कई मैनेजर्स ने लोअर लेवल पर खुद डिसीजंस लिए होते हैं, इसलिए जब वो ऊपर आ जाते हैं तो उन्हें अपने पुराने डिसीजंस छोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन मैनेजर को समझना होता है कि हर काम खुद करते रहना लीडरशिप नहीं होती। तीसरी बात है विलिंगनेस टू लेट अदर्स मेक मिस्टेक्स। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ये नहीं चाहेगा कि लोग केयरलेस मिस्टेक्स करें, लेकिन अगर मिस्टेक का कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है तो कभी कभी उसे लर्निंग का चांस समझा जा सकता है। यानी छोटी गलती फ्यूचर डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट बन सकती है। चौथी चीज है विलिंगनेस टू ट्रस्ट सबॉर्डिनेट्स। ट्रस्ट का मतलब अंधा भरोसा नहीं, बल्कि इतना कॉन्फिडेंस कि सबॉर्डिनेट सही डिसीजन ले सकता है। जब ट्रस्ट होता है तब डेलीगेशन नेचुरली स्ट्रांग होती है। अब सवाल ये है कि अगर डेलीगेशन वीक हो तो उसको बेटर कैसे बनाया जाए। इसके लिए कुछ क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं। सबसे पहले असाइनमेंट्स को क्लियरली डिफाइन करो और अथॉरिटी को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के मुताबिक दो। यानी गोल बड़ा है तो अथॉरिटी भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी कम दी जाएगी तो गोल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी गाइडलाइन है सही पर्सन को सिलेक्ट करना। हर काम हर इंसान के लिए इक्वल फिट नहीं होता। जो पर्सन जॉब के लिए सूटेबल हो उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी मिलनी चाहिए। तीसरी बात है ओपन कम्युनिकेशन। मैनेजर को सबॉर्डिनेट से बात भी करनी चाहिए और उसकी बात सुननी भी चाहिए। सिर्फ ऑर्डर्स देना कम्युनिकेशन नहीं होता। जब दोनों तरफ से बात होती है तब कंफ्यूजन कम होता है। चौथा पॉइंट है प्रॉपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। इसका मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क सेट करना ताकि परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। और पांचवा पॉइंट ये है कि इफेक्टिव डेलीगेशन को रिवॉर्ड किया जाए। जब लोग अच्छी तरह अथॉरिटी हैंडल करते हैं तो उनकी अप्रिसिएशन उन्हें और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन एक जैसी नहीं करती। यानी क्वेश्चन ये नहीं कि डेलीगेशन होनी चाहिए या नहीं, बल्कि क्वेश्चन ये है कि कितनी डेलीगेशन होनी चाहिए। इसको डिटर्मिन करने की कुछ फैक्टर्स होते हैं।
सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ डिसीजन। आमतौर पर जो डिसीजंस बहुत कॉस्टली होते हैं वो अपर मैनेजमेंट लेवल पर लिए जाते हैं। जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा टॉप लेवल इन्वॉल्वमेंट। दूसरा फैक्टर है डिजायर फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन हर जगह सेम पॉलिसी और सेम मेथड चाहती है तो वो सेंट्रलाइजेशन को प्रेफर करेगी। जैसे स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा फैक्टर है साइज एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं और अगर सब कुछ ऊपर से होगा तो प्रोसेस स्लो हो सकता है। इसीलिए बड़ी सेटअप में डेलीगेशन ज्यादा यूजफुल हो जाती है। चौथा फैक्टर है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द एंटरप्राइज। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की कल्चर ही ऐसी होती है कि डिसीजन सेंटर में रखना पसंद करती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती हैं। इसीलिए पास्ट और कल्चर दोनों मैटर करते हैं। बाकी फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। एक फैक्टर है मैनेजमेंट फिलॉसफी। टॉप मैनेजमेंट का सोचना ही ये डिसाइड करता है कि अथॉरिटी कितनी नीचे तक जानी चाहिए। अगर लीडर्स ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच रखते हैं तो डेलीगेशन ज्यादा होती है। अगला फैक्टर है डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। जो ऑफिसेज दूर दराज एरियाज में काम कर रहे होते हैं उन्हें ज्यादा अथॉरिटी की जरूरत होती है, वरना हर छोटी बात के लिए लंबी कम्युनिकेशन लाइन फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। अगर ट्रेन्ड मैनेजर्स की शॉर्टेज हो तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा सेंट्रलाइज हो सकती है। रीजन सिंपल है, टॉप मैनेजमेंट समझती है कि हर किसी को अथॉरिटी देना सेफ नहीं होगा। और लास्ट फैक्टर है कंट्रोल टेक्निक्स। इफेक्टिव डेलीगेशन तभी चलती है जब मैनेजर्स के पास अच्छा कंट्रोल सिस्टम हो, यानी अथॉरिटी देने के साथ मॉनिटरिंग का तरीका भी होना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस में डेलीगेशन की डिग्री रिस्क, पॉलिसी, साइज, कल्चर, लीडरशिप थिंकिंग, डिस्टेंस, ट्रेन्ड मैनेजर्स और कंट्रोल सिस्टम सब मिलकर डिसाइड करते हैं। अब लेक्चर के आखिरी मेजर कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं और वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को इस तरह इंटीग्रेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सकें। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर एक टीम में एक बंदा प्लानिंग कर रहा है, दूसरा फाइनेंस देख रहा है, तीसरा ऑपरेशंस और चौथा मार्केटिंग, तो हर किसी का काम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये सब आपस में लिंक्ड ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल रिजल्ट वीक हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन सबको एक डायरेक्शन में चलाती है। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस स्पेशलाइजेशन की वजह से और भी बढ़ जाती है। स्पेशलाइजेशन, जिसे डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं, का मतलब है काम को अलग अलग हिस्सों में बांट देना ताकि हर पर्सन अपनी स्पेसिफिक एरिया में काम करे। ये यूजफुल है, लेकिन इससे लोग अपने ही काम को सबसे इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी हो जाती है। नोट्स के मुताबिक स्पेशलाइजेशन लोगों पर 4 तरह के इफेक्ट्स डालती है। सबसे पहला इफेक्ट है ओन परसेप्शन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी हर पर्सन अपने डिपार्टमेंट के लेंस से चीजों को देखने लगता है। जैसे अकाउंटेंट को कॉस्ट कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट लग सकता है। ये नैरो व्यू क्रिएट करता है। दूसरा इफेक्ट है डिफरेंट टाइम ओरिएंटेशन। प्रोडक्शन वाले लोग अक्सर अर्जेंट इश्यूज हैंडल करते हैं, इसलिए उनकी स्पीड और सोच अलग होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग ज्यादा रिलैक्स्ड पेस में काम कर सकते हैं। दोनों का टाइम देखने का अंदाज एक जैसा नहीं होता। तीसरा इफेक्ट इंटरपर्सनल स्टाइल पर होता है। प्रोडक्शन साइड के लोग क्लियर कट आंसर्स पसंद कर सकते हैं, जबकि रिसर्च और मार्केटिंग के लोग रिलेशनशिप्स को ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। यानी काम का नेचर बात करने के तरीके को भी अफेक्ट करता है। चौथा इफेक्ट डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी है। कुछ एरियाज जैसे प्रोडक्शन क्लियर स्टैंडर्ड्स और फॉर्मल परफॉर्मेंस रूल्स मांगते हैं। इससे पता चलता है कि स्पेशलाइजेशन यूजफुल तो है, लेकिन डिपार्टमेंट्स के डिफरेंसेस को हैंडल करने के लिए कोऑर्डिनेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हमने देखा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब सिर्फ काम देना नहीं, बल्कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस के साथ ट्रांसफर करना है। हमने डेलीगेशन का प्रोसेस समझा, फिर पर्सनल एटीट्यूड्स देखे जो इसको स्ट्रॉन्ग या वीक बनाते हैं, और वीक डेलीगेशन को इम्प्रूव करने की गाइडलाइंस भी समझी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि डेलीगेशन की डिग्री हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग होती है, क्योंकि उस पर कॉस्ट, पॉलिसी, साइज, कल्चर, मैनेजमेंट फिलॉसफी, इंडिपेंडेंस, ट्रेन्ड मैनेजर्स और कंट्रोल सिस्टम्स असर डालते हैं। आखिर में कोऑर्डिनेशन और स्पेशलाइजेशन को समझा और ये देखा कि अलग डिपार्टमेंट्स को एक गोल पर लाना मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ